नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। मैं हूं राकेश। मैं अभी उपस्थित हूं हथुआ विधानसभा में। यहां से बसपा प्रत्याशी हैं इंजीनियर सुरेंद्र राम जी। आइए जानते हैं इनका चुनावी मुद्दा क्या है। सर, जैसा कि इस बार आप दौरा कर रहे हैं और फर्स्ट बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार आपका चुनावी मुद्दा क्या है? जनता के बीच जा रहे हैं तो कौन सा मुद्दा आप लेके जा रहे हैं? सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि मेरा पहला एजेंडा है शिक्षा का विकास। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सारे विकास का जड़ है। अगर शिक्षा का विकास होगा तो सारा विकास अपने आप स्वतः होता चला जाएगा। जैसा कि सर अभी कई लोग राजद समर्थक बोल रहे हैं कि राजद की सरकार बन रही है, एनडीए वाले बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, तो क्या आपको लगता है कि अगर राजद की सरकार अगर बिहार में आती है तो फिर जंगल राज की वापसी होगी? पहली चीज़ तो ये कि राजद की सरकार कहीं से बनने वाली नहीं है। चूँकि जो उनका शीर्ष नेतृत्व है 8वीं और 10वीं फेल क्या बिहार चलाएंगे? और जैसा पहले ही रिजल्ट हम सभी देख चुके हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के समय बिहारियों को बाहर से काफ़ी कुछ सुनने को मिला। बाहर के लोग बोलते थे कि तुम्हारे यहाँ कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो नहीं है क्या जो एक अनपढ़ मुख्यमंत्री है। तो ये तो है कि राजद की सरकार बनने नहीं जा रही है। एनडीए वाले लोग बोल रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, और एनडीए की सरकार लगभग कई सालों से 20 सालों से तो जदयू सरकार बना के बिहार में है। देखिए, एनडीए की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो प्योरली फेल है, शिक्षा के मामले में फेल है, स्वास्थ्य जो सुविधाएं होती हैं वो मुहैया कराने के मामले में प्योरली फेल है। आप सभी ने देखा होगा मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ, जो चमकी बुखार था, उसमें हमारे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे उनका अनाप शनाप बयान था। कोई व्यवस्था नहीं की गई। जो हमारे देश के जो होनहार भविष्य होने वाले थे वो लगातार उन्हें मृत्यु मिल रही थी, वो उनका डेथ हो रहा था, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का गैर जिम्मेदाराना बयान था। उन्होंने क्रिकेट का स्कोर पूछा था जी, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि उनका गैर जिम्मेदाराना जिस समय बच्चे मर रहे थे उस समय उनकी चिंता न करके उनको क्रिकेट की चिंता पड़ी। जी, इसीलिए तो मैंने बोला कि जो उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया था। चूंकि जो भविष्य है हमारे, हम किनको भविष्य बोलते हैं? बच्चों को बोलते हैं, युवाओं को हम अपना भविष्य बोलते हैं। और जब हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। और उस समय भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, उन्हें क्रिकेट के स्कोर की चिंता थी। उन्हें ये चिंता नहीं था कि जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़िया की जाए, उनकी चिंता नहीं थी। वो उस समय क्रिकेट के स्कोर में व्यस्त थे। अच्छा, दूसरा कांड था मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम कांड, जिसमें बड़े बड़े रसूख लोग फंसने वाले थे, जिसमें कि केवल एक आदमी को फंसाकर, ब्रजेश ठाकुर को फंसाकर और सारे लोग बच गए। उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये जो सफेदपोश लोग हैं, है ना, अगर सारा काला चिट्ठा ही खुल जाए तो सब लोग फंसेंगे। तो इन्होंने आपस में सेटलमेंट करके सिर्फ एक के माथे वो सारा मर दिया, और उनका भी बाद में उनका भी कुछ नहीं हुआ। वो फिर इस बार भी आप सब ने देखा कि इस बार भी प्रत्याशी हैं और जनता दल यूनाइटेड से ही प्रत्याशी हैं। तो जो बलात्कारियों को या उससे लिप्त लोगों को अपना टिकट दे रही है, उससे आप लॉ एंड ऑर्डर या फिर जो क्राइम है, रेप्स है, ये किस स्तर पे वो सुधार ला सकते हैं? उनसे उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती है। कई सालों से राजद भी सरकार बिहार में बना चुकी है, जदयू और एनडीए के साथ भी सरकार में है। अभी तक राजद के सरकार में देखा जाए तो मीरगंज चीनी मिल जो था वो बंद हो गया, और अभी तक कोई इस पर ठोस कदम नहीं हो पाया है। तो क्या आपको लगता है कि आप अगर सरकार में जाते हैं, आपको यहाँ से जनता विधायक बनाती है, तो चीनी मिल शुरू होगा? पहली चीज तो ये है सर कि राजद के सरकार में जो चीनी मिल ही नहीं, बहुत सारे चीज बंद हुए। अपराधियों का जो बोलबाला था राजद के सरकार में, जो फिरौती मांगी जाती थी, जो कंपनियां और फैक्ट्री चलाने के लिए क्रिमिनल्स और ये फिरौती मांगते थे, उनके वजह से बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये अकेले सिर्फ मीरगंज चीनी मिल का मामला नहीं है। अब हम आते हैं चीनी मिल चालू करने के लिए, तो देखिए सर, हम सब समझ सकते हैं कि उसमें का जितना भी इक्विपमेंट्स है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, सब आउटडेटेड हो चुके हैं। चूँकि वो सारा मैकेनिकल पार्ट्स है और रस्टिंग की वजह से वो सारा बेकार हो चुका है। नहीं, मेरे पूछने का मतलब था कि चालू करवाएंगे या दूसरा नया वहाँ पे खड़ा करेंगे, ऐसा क्या आपके में है? 100% सर, जो मेरा एजेंडा है, मेरा एजेंडा पढ़ के बताता हूँ। पहला मेरा एजेंडा है विधानसभा क्षेत्र में
अगर मैं विधायक चुन के जाता हूं तो विधानसभा क्षेत्र में 1 साल के अंदर एक नर्सिंग कॉलेज का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। दूसरा एजेंडा है एक मेडिकल कॉलेज एंड निःशुल्क अस्पताल का। जो मेरा तीसरा एजेंडा है हथुआ विधानसभा क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का शुभारंभ। जो मेरा चौथा मुद्दा है युवाओं के लिए जो 10वीं और 12वीं में 3 छात्र या छात्राएं टॉप करेंगे या करेंगी, उन 3 कैंडिडेट्स का हायर स्टडीज का, उच्च शिक्षा का, चाहे वो मेडिकल करना चाहें या इंजीनियरिंग करना चाहें, उसका पूरा खर्च विधायक फंड से वहन होगा। हम युवाओं को और शिक्षा को प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। जो मेरा चौथा एजेंडा है वो ये है कि किसान बंधुओं के लिए एक हथुआ में नवीन अनाज मंडी स्थल का स्थापना मैं अपने क्षेत्र में हथुआ विधानसभा क्षेत्र में कराऊंगा। पांचवा एजेंडा है, चूंकि आप सभी किसान भाई का दर्द जानते हैं कि आज के डेट में 200 रुपये घंटा चलता है सिंचाई का जो रेट है, तो इलेक्ट्रिक पंप, निःशुल्क इलेक्ट्रिक पंप की व्यवस्था कराऊंगा किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों के लिए पांचवा एजेंडा है बिहार सरकार या माननीय जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं उनका इस बात पे ध्यान बिल्कुल नहीं है कि जो बाढ़ आ रहा है उससे बच कैसे सकते हैं। मैंने ये एनालाइज किया कि जब बाढ़ आया था तो उस समय नहरों में पानी नहीं था। इट मीन्स कि जो आप नहर का आपका नेटवर्क है वो प्योरली फेल है। अगर आपका पानी आया, आपका नहर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही होता तो उस पानी को आप नहर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। हो सकता है कि बाढ़ थोड़ा कम इम्पैक्ट करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं इस नहर के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके मैं ये कोशिश करूंगा। हालांकि हथुआ विधानसभा क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र नहीं है, लेकिन जल जमाव क्षेत्र जरूर है। यहाँ पे जल जम जाता है और उस वजह से फसलों का नुकसान होता है। तो ये एक मेरा मेन एजेंडा है। छठवां एजेंडा है रोजी और रोटी के लिए जो भाई क्षेत्र छोड़ के परदेश यहाँ तक कि विदेश भी जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रियों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ पे फैक्ट्रियों का निर्माण शुरू करवाया जाए, फैक्ट्रियाँ लगवाई जाए। इससे युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो 2-2 साल के लिए जाके अपने भाई बंधु अपने घर से दूर रहते हैं वो अपने परिवार के बीच रह के और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अगला मेरा एजेंडा है कि बहुत सारे ऐसे युवा साथी हैं जो बीए कर लिए हैं या एमए कर लिए हैं, लेकिन प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है। गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से ये होता है कि उनका जो रुचि होता है वो तो साइंस में होता है, लेकिन वो बीए कर लेते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि रुचि बीए में होता है वो साइंस कर लेते हैं, फिर आगे उनको जॉब लेने में समस्या होती है। इसके लिए मैं उनके लिए कैरियर ओरिएंटेड कोर्स का फ्री में इस विधानसभा क्षेत्र में व्यवस्था करूंगा। मेरा अगला एजेंडा है एक अनाथालय सह वृद्ध आश्रम इस विधानसभा क्षेत्र में अच्छे क्वालिटी का। जो मेरा अगला एजेंडा है, आप सभी जानते हैं कि लाइन बाजार और बथुआ बाजार यहाँ पे जाम की बहुत बड़ी समस्या है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये 2 बाजार ऐसा है जहाँ पे जाम की समस्या है। अगर मैं विधायक होता हूँ तो लाइन बाजार में भी बथुआ बाजार में भी जैसे भी हो जाम खत्म करने के लिए आइदर ओवरब्रिज या फिर बाईपास रोड बनवाने का कार्य करूंगा। अगला एजेंडा है वो है कि युवाओं को खेल में भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके लिए जो खेल का ट्रेनिंग सेंटर होता है और यथासंभव एक स्टेडियम का मैं निर्माण करवाऊंगा। ये मेरा 11 एजेंडा है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा है एजुकेशन एम्पावरमेंट एंड यूथ एम्पावरमेंट। उसके अलावा मैं जो करना चाहता हूँ, आज के डेट में आप देखेंगे कि कोई भी बोल देता है कि राजनीति गंदी है। अक्सर हाँ लोग चर्चा के दौरान ये बोल देते हैं कि राजनीति गंदी है। भाई राजनीति क्यों गंदी है? राजनीति का अपना कोई ब्रेन तो है नहीं। वहाँ पे गंदे लोग जा रहे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जा रहे हैं, इसलिए राजनीति गंदी हो जा रही है। जिस दिन से साफ सुथरी छवि के लोग जाना शुरू कर देंगे उस दिन से राजनीति
अच्छी हो जैसा जाए। कि सर पूरे भारत में युवाओं की संख्या अगर अनुपात देखा जाए तो 21% युवा हैं, और जितने भी नेता मंच पे जाते हैं तो बोलते हैं कि युवा भावी पीढ़ी के देश के कर्णधार हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 21% के हिसाब से तो 21% युवाओं को टिकट कोई भी पार्टियां नहीं देती है पूरे देश की। मैं जहां तक बात करूं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या स्थानीय पार्टी हो, उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये मैं कई बार अपना जनसंपर्क जो मैंने किया उसमें बोल चुका हूँ कि युवाओं को लुभा तो सारी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, लेकिन एक राजनीतिक पार्टियों ने भी इसके हिसाब से युवाओं को टिकट नहीं दिया। दूसरी चीज़ है सर कि गोपालगंज यूनिवर्सिटी के लिए अभी सोशल साइट पे ट्रेंड चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि गोपालगंज में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? इसलिए कि जेपी यूनिवर्सिटी के होने के चलते ग्रेजुएशन लड़के समय से नहीं कर पा रहे हैं, उसके चलते यूपी में लोगों का रुझान है या लोग बाहर चले जा रहे हैं इनकम को लेकर के, और लोग पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। इसको क्या लगता है कि आपको गोपालगंज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? डेफिनेटली यूनिवर्सिटी तो होनी चाहिए सर। अगर यूनिवर्सिटीज होगा तो हमारे छात्र जो हमारे युवा भाई हैं वो बाहर की तरफ रुख नहीं करेंगे। जेपी यूनिवर्सिटी है इस क्षेत्र का एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से पूरा वहाँ पे वर्कलोड है, और बच्चों का डिग्री का प्रमाण पत्र है वो 5-5 साल में मिलता है। अगर एक जो अपना युवा भाई वहाँ से डिग्री कर रहा है और 3 साल का सर्टिफिकेट 5 साल में मिल रहा है, वो तो अपना एक बहुत ही गोल्डन पीरियड 2 साल का वो गंवा रहा है। यूनिवर्सिटी तो जैसा आपने मेरा एजेंडा देखा, यूनिवर्सिटी तो होना ही चाहिए। मैंने हमेशा इस शिक्षा को एम्पावरमेंट करने की कोशिश करी है। दूसरा चीज़ है कि सर जैसा कि देखा जाए हथुआ विधानसभा में सभ्य हवाई अड्डा है, और उसको सांसद महोदय भी इस चीज़ को कई बार उठाए, लेकिन अभी तक सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। तो क्या आपको लगता है कि आपके एजेंडे में ये है सभ्य हवाई अड्डा शुरू करवाना है? तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या सकारात्मक पहल करेंगे? पहली चीज तो ये है सर कि जो एनडीए के अपने नेतागण हैं वो जब चुनाव आता है तो 2 कामों करते हैं। एक तो सभ्य हवाई अड्डा को चालू करवाना शुरू कर देते हैं, और दूसरा मीरगंज की जो चीनी मिल है उसको स्टार्ट करवाना शुरू कर देते हैं। ये उनका सिर्फ चुनावी एजेंडा है, वो नहीं करने वाले हैं। सर राजद कार्यकाल में भी इस पे कुछ नहीं हो पाया अभी तक। बिल्कुल नहीं हो पाया। तो एनडीए का जो अभी है सिर्फ उनका वोट लेने का एजेंडा है। अगर मैं बोलता हूँ कि उनका इरादा नेक है, साफ है, तो पहले साबिया फील्ड का मेजरमेंट तो कराएं कितना है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं, वो उनकी हवाई बात इसलिए है कि साबिया हवाई अड्डा जो है वो डिफेंस के कंट्रोल में है। जब तक डिफेंस से एनओसी नहीं मिलता है तब तक उसको चालू करा पाना इतना आसान कार्य नहीं है। सर दूसरा चीज़ है कि जो जेएनयू के छात्र से चंद्रशेखर उर्फ चंदू जो सिवान के रहने वाले थे, और उनकी जब हत्या हुई, वो बिहार के उभरते हुए सितारे थे, लेकिन जब उनकी हत्या हुई थे आरोप लगा शहाबुद्दीन पे, और वो राजद के बहुत बड़े नेता हैं और आज भी अटैचमेंट में हैं। और आज जब शुरू से लेकर अभी तक जो माले पार्टी है राजद पे शुरू से कहता रहा है कि जंगल राज, और जो चंदू का हत्या हुआ उस समय बहुत प्रमुखता से आवाज़ उठाया, लेकिन इस समय वो लोग जा करके राजद के साथ गठबंधन कर लिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो लोग अपना जमीन बेच दिए हैं विधायक बनने के लिए या सरकार में पार्टिसिपेट होने के लिए? देखिए, आज जो राजनीतिक दौर है उसमें लोगों के पास विचारधारा की लड़ाई नहीं रह गई है। एक बहुजन समाज पार्टी इकलौती पार्टी है जिसकी नीतियाँ स्पष्ट है और जो विचारधारा की लड़ाई लड़ती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की लड़ाई लड़ती है। बाकी पार्टियों के पास कोई अपना राजनीतिक चरित्र नहीं है, उनके पास अपना विचारधारा नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए किसी भी स्तर तक चले जाते हैं। कि राजद के समय में जंगल राज तो था ही, ये तो सब बोलते हैं, और वास्तव में जंगल राज था। और इसीलिए मैं बोलूँगा कि अगला जो आने वाला समय है, इससे जो भी हमारे मतदाता भाई बंधु हैं उन 15 आरजेडी के 15 साल को याद कर लें। क्योंकि अभी जो सरकार कुछ दिन पहले भी गिरी थी, सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए गिरी थी। तो क्या जो दागी व्यक्ति है कुछ दिन इंतजार नहीं कर सकता कि जब कोर्ट उसको डिक्लेयर कर दे कि नहीं आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तब तक आप रिजाइन तो कर सकते थे। लेकिन ये इस चीज़ को साबित करता है कि इन्हें सिर्फ कुर्सी की लालच। एक क्वेश्चन और था सर, जैसे कि तेजस्वी यादव अभी अपने मुद्दे में बोले हुए हैं कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, लेकिन लोग उसको कई जगह चर्चा हो रही है कि उसको सरकारी नौकरी से लोग जोड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जैसे नीतीश कुमार जी गारंटी रोजगार योजना के तहत कार्ड बनवा के दे रहे हैं कि मिट्टी कहीं भरवाना है रोड पे, तो क्या युवाओं को उसी में फिर मिट्टी भरवाएंगे क्या? देखिए सर, राजद का 10 लाख रोजगार देने वाला का एजेंडा प्योरली फेल है। पहले चीज़ तो इनके पास कोई दूरदर्शिता नहीं कि वो रोजगार देंगे कैसे। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बोला, मेरा एजेंडा था कि जो बाहर लोग जा रहे हैं पलायन रोकने के लिए मैं फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कराऊंगा। उन्होंने बोला 10 लाख रोजगार दूंगा। भाई, अब 10 लाख रोजगार दोगे कैसे कि आपकी जनसंख्या जो युवा है आपके पास बिहार में सिर्फ 10 लाख ही है।
आपके पास एजेंडा क्या है? अगर आपकी सरकार आती है तो आपके सरकार में जंगल राज इतना हो जाएगा कि कोई बाहर का इन्वेस्टर आएगा ही नहीं। आप 10 लाख रोजगार देंगे कैसे? तो सर ये चुनावी एजेंडा है। प्रश्न ये भी उठ रहा है कि वो 9वीं फेल हैं, बिल्कुल। खुद एजुकेटेड नहीं है, फिर वो युवाओं के लिए ऐसा करेंगे कैसे? एग्जैक्टली वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उनके पास जब एजेंडा है ही नहीं, वो तो सिर्फ मुंह से उनको बोलना है कि 10 लाख रोजगार दूंगा, वो बोल दिए 10 लाख रोजगार दूंगा। अगर एजेंडा है तो वो अपने एजेंडा के साथ बताएं कि मैं इतनी फैक्ट्रियां लगाऊंगा, इतनी वैकेंसी आएगी और इससे 10 लाख हमारे युवा भाइयों को रोजगार मिलेगा। ये तो प्योरली फेल है कि आप आए और बोलिए मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। ये तो चुनावी एजेंडा है। कि मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इस राजनीति को साफ और स्वच्छ किया जाए। अगर ये सीट हथुआ विधानसभा के मतदातागण आप सब अपना आशीर्वाद हमको प्रदान करते हैं तो बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगी कि अब एजुकेटेड यूथ का टाइम आ गया है, और साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियां एजुकेटेड यूथ को टिकट देना शुरू कर देंगी मजबूरी में। इससे क्या होगा कि राजनीति में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जा रहे हैं उनका जाना कम हो जाएगा, और जब राजनीति साफ और स्वच्छ हो जाएगी तो क्षेत्र का विकास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप खुद इस बात को समझिए कि अगर एक चपरासी की वैकेंसी आती है तो आपसे योग्यता में 12वीं पास मांगा जाता है, लेकिन जिनको विधानसभा में बैठ के क्षेत्र के विकास की नीतियां बनानी है, अगर वहां पे लोग 8वीं और 10वीं फेल जाएं, चपरासी के निचले स्तर के भी लोग जाएं, तो उनसे विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी हो शिक्षित और युवा को आगे बढ़ाना है, आप एक शिक्षित और युवा को वोट करें, मुझे मतदान करें, मुझे विजयी बनाएं, क्योंकि मैं बहुत कुछ त्याग करके और समाज के लिए, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मेरी अपनी भी जिम्मेदारी है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गोपालगंज से पढ़ा हुआ छात्र हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे पढ़ाने का और बढ़ाने का कार्य किया है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं समाज के लिए कार्य करूं, और समाज के कार्य करने के लिए मैंने ये चुना कि अगर राजनीति स्वच्छ हो जाएगी तो सारे विकास के रास्ते खुल जाएंगे और समाज के लिए ये बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। सर एक प्रश्न और था कि वर्तमान सरकार जैसे कि मान लीजिए कि बहाली तो कर नहीं रही है, सारे बेरोजगार लोग हैं, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं सारे लोग बेरोजगार हैं, लेकिन जो लोग नौकरियों में हैं उनको देखा जाए तो 50 साल उम्र करने के लिए बोला जा रहा है कि बाउंडेशन करने के लिए कि 50 साल होगा, 55 साल होगा। तो क्या आपको लगता है कि जो लोग राजनीति में हैं, जो 80 साल के भी उम्र के लोग हैं वो भी राजनीति में अभी भी हैं, और जो 50 साल के हैं वो भी लोग दिखाते हैं कि मैं युवा नेता हूं, तो इस पर आपको क्या लगता है कि राजनीति में ही बाउंडेशन होना चाहिए 50 साल या 55 साल 60 साल का? सर नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। सबसे पहले आपने वो एक सुना होगा कि एक महिला महात्मा गांधी जी के पास गई थी, तो उन्होंने सलाह दिया, अगले दिन बुलाया और सलाह दिया कि बच्चे को गुड़ देना बंद कर दो। तो महिला ने पूछा कि गांधी जी आज क्यों बोला आपने, कल ही बता दिए होते। तो बोले कल तक मैं खुद गुड़ खाता था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत पहले आप राजनीति से करें, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र के विकास की बात है। अगर आप ये समझते हैं कि 50 साल जिनकी उम्र हो जा रही है उनके पास योग्यता कम हो जा रही है, वो काम करने के लायक नहीं है, तो फिर तो विकास करने के भी लायक नहीं है, उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो पहले आप 50 साल के आपके जितने विधायक हैं उनसे रिजाइन करवाइए, 50 साल से ऊपर के जितने व्यक्ति हैं उनका टिकट कैंसिल करिए, और उसके बाद जो आपने जबरन रिटायरमेंट देने की कोशिश करी है, लिस्ट है पूरी हो, उसको आप या तो कैंसिल करिए या पहले अपने 50 साल के जो आपके पास नेता हैं उनको कैंसिल कीजिए। एक और सर क्वेश्चन था कि जैसे कि नौकरियों में अभी पेंशन सिस्टम ख़त्म किया गया है बीजेपी के सरकार में ही, और अभी भी राजनीति में जो लोग हैं उन लोगों को अभी भी पेंशन दिया जा रहा है, तो क्या ये जनता के साथ या जो लोग सरकारी जॉब में हैं उनके साथ छलावा नहीं हो रहा है? बिल्कुल छलावा है। राजनीति में जाने के बाद मुझे लगता है कि सिर्फ 2 से 5% लोग हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं, तो उनको पेंशन की ज़रूरत क्यों है? उनको इतना सारा भत्ता मिलता है,
है ना, उनको पेंशन की जरूरत क्यों है? बिल्कुल पेंशन खत्म होना चाहिए। जो आदमी मेहनत कर रहा है, प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी करने के बाद जो उसका पैसा बचा होता है ईपीएफ कटता है और तमाम ग्रेजुएटी करता है, तमाम ऐसी चीज़ें करती हैं, उसके बाद उस व्यक्ति का पीएफ बनता है। अगर आप उसका पेंशन ख़त्म कर रहे हैं तो आप जितने भी नेता हैं उनका पेंशन ख़त्म कीजिए। ये तो एक बड़ा देश हित में बड़ा सुधार हो जाएगा। ये तो बीजेपी का एजेंडा है। देखिए, बीजेपी जो है कॉमन पीपल को, जो आम आदमी है, उसको परेशान करती है, हमेशा उसको टारगेट करती हैं। और बीजेपी का भी विकास के नाम पे वोट नहीं मांग सकती है। जब भी उनको वोट मांगना होगा वो धर्म जाति के मुद्दे पे चले जाएंगे। अगर उनको चुनाव लड़ना है, ईमानदारी से लड़ना है या कहीं भी लड़ना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहीं पे चुनाव है, कहीं भी लड़ना है या किसी भी दल का कोई आदमी हो, जाके आप अगर आपने काम किया है तो आप विकास के नाम पे वोट मांगिए, बोलिए कि मैंने ये काम किया है, इसके नाम पे मुझे आप वोट दें। लेकिन ऐसा कार्य बीजेपी का नहीं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे परफेक्ट 24 न्यूज़।